कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार भाई, नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार साउंड वगैरह चेक कर लो, सब कुछ ठीक है या नहीं। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा थर्मल इंसुलेशन के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों को क्या करना है, पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो चैप्टर हमने अभी स्टार्ट किया। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर और फिर थर्मल इंसुलेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले देखेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और फिर इसके बाद आएंगे सीधा अपने थ्योरी वाले पार्ट पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। आपको क्वेश्चन देखना है और फिर उसका आंसर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूरा हिंदी में है। ठीक है, तो इंग्लिश में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को लिख देता हूं और आपको फिर इसे ट्राई करना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है यहां पर, थर्मल इंसुलेशन का प्रयोग कर इंसुलेटिंग स्थान की, ठीक है, क्या करते हैं? बाय यूजिंग by using thermal insulation insulated place। ठीक है, दीवार को रोधित किया जाता है। वी इंसुलेट द वॉल। और डी कहता है, छत यानी कि फ्लोर व फर्श को छत यानी कि रूफ व फर्श को इंसुलेट किया जाता है। ठीक है, इंसुलेट द रूफ एंड फ्लोर। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा गया है कि अगर हम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज करते हैं, ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल को जिस स्थान की हम इंसुलेशन करते हैं, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल को कहां कहां पर लगाया जाता है। ठीक है, इस इंसुलेटिंग मटेरियल को कहां कहां पर लगाया जाता है। ठीक है, बाय यूजिंग थर्मल इंसुलेशन कोमा इंसुलेटेड प्लेस, इस इंसुलेशन को कहां कहां पर लगाया जाता है। वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चे बड़ी कॉमन सी चीज है कि हीट लॉस जो होगा ये तो आपकी छत से भी होगा और साथ ही साथ दीवारों से भी होगा। ठीक है, जो हीट लॉस होता है, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल जो हम प्रोवाइड करते हैं ये छत पर भी करते हैं। ठीक है,
और आपका रूफ पर भी करते हैं, रूफ पर भी करते हैं, फ्लोर पर भी करते हैं, और साथ ही साथ जो वॉल्स होती हैं सभी पर हम इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई कमरा है, ठीक है, इस तरह से जो कमरा होता है ये रेक्टेंगुलर होगा या क्यूबिकल फॉर्म में होगा, या कोई सिस्टम मैंने लिया इस तरह से आपका पूरा है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल जो इसमें लगाया जाएगा, ठीक है, इसकी रूफ, ठीक है, यानी कि इसकी छत पर, इसके फ्लोर, ठीक है, यानी कि फर्श पर, और साथ ही साथ जो दीवारें होंगी, ठीक है, ये साइड वाली दीवारें और ये क्या होंगी, फ्रंट वाली दीवारें, सभी पर हम इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल जो लगाया जाएगा यह है छत पर भी, फर्श पर भी, ठीक है, और साथ ही साथ दीवारों पर भी बिल्कुल लगाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो ऑप्शन है ये सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ताप में परिवर्तन किस विधि के द्वारा होता है? ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर अकर्स ड्यू टू विच प्रोसेस? ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर या सिंपल चेंज इन हीट, चेंज इन हीट अकर्स ड्यू टू विच? ठीक है, चेंज इन हीट अकर्स ड्यू टू विच? ताप में परिवर्तन किस विधि के द्वारा होता है? ठीक है, संचालन, ये आपका हो गया कंडक्शन, संचालन आपका हो गया कंडक्शन, ठीक है, संवहन आपका हो गया कन्वेक्शन, और विकिरण आपका हो गया रेडिएशन, विकिरण आपका रेडिएशन हो गया, और डी हो गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी हो गया ऑल ऑफ द अबव, डी हो गया ऑल ऑफ द अबव, डी इसमें हो गया ऑल ऑफ द अबव। डी हो गया ऑल ऑफ द अबव। चेंज इन हीट अकर्स ड्यू टू विच? ठीक है, ताप में ड्यू टू विच प्रोसेस? ताप में परिवर्तन किस विधि के द्वारा होता है? ठीक है, प्रोसेस कह सकते हो आप, मेथड कह सकते हो, ठीक है, या प्रोसेस ही रखो। वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चे अगर हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करें तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ये सभी क्या है? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। ठीक है, और इन सभी के द्वारा हीट क्या करती है? ट्रांसफर करती है। तो अपने क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा, वेरी गुड, ठीक है, तो ये डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों ही क्या है? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। ठीक है, क्या है? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है। ये सभी क्या है? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है। तो इस क्वेश्चन के लिए कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? हमारे लिए बिल्कुल सही हो जाएंगे। वेरी गुड, डी पार्ट इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मल इंसुलेशन की विशेषता के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, रिलेटेड टू थर्मल इंसुलेशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन रिलेशन ऑफ थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, रिलेशन, रिलेटेड कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो नमी का प्रभाव न हो। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है नमी का प्रभाव इसमें नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी कहता है उसमें उष्मा को रोकने की क्षमता हो। ठीक है, ताप संचार का गुणक कम हो, और डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, या इफेक्ट कह सकते हो, मॉइस्चर इज लेस, इट कैन स्टॉप्स
या रजिस्ट हीट ताप संचार। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज लेस। कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज लेस। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन की विशेषता के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, नमी का प्रभाव न हो। ठीक है, अफेक्ट ऑफ मॉइस्चर इज लेस, उसमें उष्मा को रोकने की क्षमता हो, इट कैन स्टॉप या रजिस्ट हीट। ठीक है, सी कहता है ताप संचार का गुणक कम हो, कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज लेस, और डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अफेक्ट वर्ड यूज कर सकते हो या इफेक्ट वर्ड यूज कर सकते हो। अफेक्ट होता है प्रभावित करना, इसे इफेक्ट कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर इज लेस। थर्मल इंसुलेशन की विशेषता के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, एक थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल अगर हमने लिया है तो इसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो बच्चे मॉइस्चर का प्रभाव नहीं होना चाहिए, नमी का प्रभाव नहीं होना चाहिए, कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नमी का प्रभाव होगा तो इसकी जो इंसुलेटिंग करने की जो प्रॉपर्टी होती है ये कम होती जाती है। ठीक है, उसमें उष्मा को रोकने की क्षमता हो। ठीक है, यह हीट को रोक सके, ताप संचार का गुणक कम हो, कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इसमें कम होना चाहिए। ठीक है, बोलो जल्दी से कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा, बोलो भाई। वेरी गुड। ठीक है, तो ये सभी गुण इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि डी पार्ट इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस पर नमी का प्रभाव भी नहीं पड़ना चाहिए, उष्मा को रोकने के काबिल होना चाहिए। ठीक है, ताप संचार का गुणक। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें थर्मल कंडक्टिविटी जैसे होती है, ये सारी वैल्यूज कम होगी तो ये हमारा एक अच्छा थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। इस क्वेश्चन के लिए डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पी यू एफ एक है। ठीक है, पी यू एफ एक है। पी यू एफ इज, पी यू एफ इज, ठीक है, तापमान मापने का साधन, एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक टेम्परेचर टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तापमान बनाए रखने का साधन, इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर, इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर, इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर। ठीक है, सी कहता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, सी कहता है यह एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, यह एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, और डी कहता है एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है, एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है, एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, पीयूएफ क्या है, अगर पीयूएफ की आप बात करोगे फुल फॉर्म की, तो कभी कभी पीयूएफ की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो बच्चे अगर हम यहाँ पर पीयूएफ की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ये होता है पॉली, पी यानी कि पॉली, यू यानी कि यूरेथेन, पॉली यूरेथेन, और एफ यानी कि फॉर्म। ठीक है, पॉली यूरेथेन फॉर्म, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो पीयूएफ का मतलब होता है पॉली यूरेथेन फॉर्म। ठीक है, पॉली यूरेथेन फॉर्म, पीयूएफ इज द पॉली यूरेथेन फॉर्म।
PUF इज द पॉलीयूरेथेन फॉर्म। PUF एक है पॉलीयूरेथेन फॉर्म, ठीक है। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इट कैन मेंटेन टेम्परेचर, तापमान बनाए रखने का साधन है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, या डी कहता है एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पॉलीयूरेथेन फोम जो होता है ये बच्चे होता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। PUF जो होता है यह एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और आगे के लिए भी आपको याद रखना है कि अगर हम बात करेंगे PUF की, तो PUF क्या होता है, PUF इज द पॉलीयूरेथेन फोम, और यह एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। यह क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, यह एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, यह एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो PUF क्या हुआ, PUF यानी कि पॉलीयूरेथेन फोम, यह होता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो मेटेलिक सरफेसों के बीच या जॉइंट को लीक प्रूफ बनाने के लिए किए गए पदार्थ को कहते हैं, ठीक है। इन बिटवीन द टू मेटेलिक सरफेसेस टू मेक द जॉइंट लीक प्रूफ विच मटेरियल इज यूज्ड, ठीक है। द मटेरियल which is used to make a leak proof joint in between the two surfaces is called as the material which is used to make a leak proof joint in between the two surfaces is called as the, इसे सील कहते हैं, ठीक है। इसे सील कहते हैं, इसे गैस्केट कहते हैं, इसे गैस्केट कहा जाता है, ठीक है। इसे स्टॉपर कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द स्टॉपर, या डी कहता है इसे सीम कहा जाता है, ठीक है। इसे सीम कहा जाता है, इसे सीम कहा जाता है। द मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेक ए लीक प्रूफ जॉइंट इन बिटवीन द टू, ठीक है, मेटेलिक सरफेसिस, अच्छा वर्ड रहेगा, मेटेलिक सरफेसिस, ठीक है। इन बिटवीन द टू मेटेलिक सरफेसिस, तो दो मेटेलिक सरफेसिस के बीच में एक लीक प्रूफ जॉइंट अगर हमें बनाना है, तो इसके लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चे याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, गैस्केट, ठीक है। गैस्केट का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर भी हम दो मेटेलिक सरफेसिस के बीच में लीक प्रूफ जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। दो मेटेलिक सरफेसिस के बीच में अगर हमें लीक प्रूफ जॉइंट बनाना है तो इसे हम कहते हैं गैस्केट, ठीक है। इसे कहा जाता है बच्चे क्या, इसे हम कहते हैं गैस्केट, इसे हम कहते हैं क्या, इसे कहा जाता है गैस्केट, ठीक है। एक बार मैं आपको गैस्केट दिखा देता हूं कि यह गैस्केट किस तरह की दिखाई देती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि यह गैस्केट दिखती किस तरह की है। तो दो मेटेलिक सरफेसिस के बीच में अगर हमें एक लीक प्रूफ जॉइंट बनाना है, इसे हम कहते हैं गैस्केट। देखिएगा, ये जो होता है ये टिपिकली एक आपका जो यूज किया जाता है, ये इस टाइप के जो गैस्केट यूज करते हैं, ये आपकी आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन में यूज की जाती है, ठीक है।
यूज किस तरह से की जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ये सिलेंडर हेड है, मेटल का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है, नीचे इंजन ब्लॉक है, यह भी एक मेटल का बना हुआ है। तो इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो इसके बीच में हम यूज करते हैं गैस्केट। ठीक है, तो दो मेटेलिक सरफेसिस के बीच में अगर हमें एक लीक प्रूफ जॉइंट बनाना है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गैस्केट का। ठीक है, इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है गैस्केट का। ठीक है, द मटेरियल विच इज यूज्ड, ठीक है, ये आपकी होती है गैस्केट। दो मेटेलिक सरफेसिस के बीच में अगर हमें एक लीक प्रूफ जॉइंट बनाना है, ठीक है, एक टाइट जॉइंट अगर हमें बनाना है तो इस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गैस्केट का। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गैस्केट का। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा हो जाएगा सी पार्ट बिल्कुल सही। वेरी गुड राकेश, मोहित, विनय, चलिए ठीक है। चलिए बच्चे, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मटेरियल की इंसुलेटिंग क्षमता थर्मल मापी जाती है। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसके लिए। द एफिशिएंसी, ठीक है, या कैपेसिटी हम कह सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ ए इंसुलेटिंग मटेरियल द कैपेसिटी ऑफ ए इंसुलेटिंग मटेरियल is measured by, एक इंसुलेटिंग मटेरियल की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए कहता है रेजिस्टेंस के द्वारा मापी जाती है, बी कहता है कंडक्टेंस के द्वारा मापी जाती है, सी कहता है कंडक्टिविटी के द्वारा मापी जाती है, और डी कहता है कनेक्टिविटी के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, किसी मटेरियल की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है, किसी मटेरियल की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है। द कैपेसिटी ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज मेजर्ड बाय, किसी मटेरियल की इंसुलेटिंग क्षमता मापी जाती है, किसके द्वारा मापते हैं कि यह हमारा एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चे अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होगी तो यह कैसा होगा, एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि एक अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल की एक इंसुलेटिंग मटेरियल अच्छा कब होगा, यदि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होगी, यदि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होगी, लो होगी। ठीक है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल अच्छा कब होगा, यदि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी मटेरियल की इंसुलेटिंग क्षमता थर्मल द्वारा मापी जाती है। ठीक है, तो ये मापी जाती है लो थर्मल कंडक्टिविटी के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन के लिए सी पार्ट हो जाता है हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समय के साथ निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ग्लास के इंसुलेशन में आर वैल्यू को कम करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, इनकी जो इंसुलेटिंग कैपेसिटी होती है
ये आर वैल्यू के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। और ये इनमें से कौन सा फैक्टर है, अगर वो इंक्रीज करेगा तो इसकी आर वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। आपको बताना है कि फाइबर ग्लास के लिए, ठीक है, फाइबर ग्लास के लिए, फाइबर ग्लास फाइबर ग्लास जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, फाइबर ग्लास जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। इसकी जो आर वैल्यू होती है, ठीक है, आर वैल्यू क्या बताती है हमें, आर वैल्यू हमें इंसुलेटिंग कैपेसिटी बताती है। आर वैल्यू हमें क्या बताती है, आर वैल्यू हमें इंसुलेटिंग कैपेसिटी बताती है, ठीक है। तो फाइबर ग्लास की जो आर वैल्यू होती है, ठीक है, फाइबर ग्लास की जो आर वैल्यू होती है वो इनमें से किस फैक्टर के इंक्रीज करने पर डिक्रीज करती है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर इंक्रीज करेगा, कौन सा फैक्टर इंक्रीज करेगा जिससे आर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इनमें से कौन सा फैक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है, जिसके कारण आर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए कहता है इसमें मॉइस्चर यानी कि नमी, और डी कहता है इसमें हीट, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है मॉइस्चर, बी कहता है कृंतक रोडेंट्स, सी कहता है इंसेक्ट्स और डी कहता है हीट। तो आपको बताना है कि इनमें से फाइबर ग्लास जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, फाइबर ग्लास की आर वैल्यू किस फैक्टर के इंक्रीज करने पर डिक्रीज करती है। चलिए बताइएगा, इनमें से किस फैक्टर के इंक्रीज करने पर फाइबर ग्लास की आर वैल्यू डिक्रीज करती है। बहुत अच्छे। तो बच्चे मॉइस्चर कंटेंट अगर इंक्रीज करेगा तो आर वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। वैसे भी इनमें से जो ये बी और सी ऑप्शन है इनका कोई ऐसा कुछ खास मतलब है नहीं, ठीक है। डी हीट का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन जो नमी है, अगर नमी इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो इसकी इंसुलेटिंग कैपेसिटी होती है क्या करती है, डिक्रीज करती है या आर वैल्यू को कम करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए क्या है इसमें बिल्कुल सही है। समय के साथ निम्नलिखित में से कौन फाइबर ग्लास की इंसुलेशन में आर वैल्यू को कम करता है। तो मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होता रहेगा और ये आर वैल्यू को लगातार कम करता रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए पार्ट हो जाता है बिल्कुल सही। चलिए देखिएगा एक बार यहां तक, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के लिए ए पार्ट हो जाता है हमारा बिल्कुल सही। वेरी गुड। चलिए, कौन सा गर्मी हस्तांतरण का एक तरीका नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। इनमें से कौन सा गर्मी हस्तांतरण का एक तरीका नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a mode of heat transfer, which of the following is not a mode of heat transfer। ऑप्शन ए कहता है कंडक्शन, ठीक है। सी कहता है रेडिएशन, ऑप्शन सी कहता है रेडिएशन, ऑप्शन डी कहता है कन्वेक्शन और ऑप्शन बी कहता है इंसुलेशन। ऑप्शन बी कहता है इंसुलेशन। कौन सा गर्मी हस्तांतरण का एक तरीका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कौन सा गर्मी हस्तांतरण का एक तरीका नहीं है। ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी इज द इंसुलेशन, ऑप्शन सी इज द रेडिएशन एंड ऑप्शन डी इज द कन्वेक्शन। बोलो भाई। चलिए बच्चे, तो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि अगर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की हम बात करते हैं, वेरी गुड,
वेरी गुड राजकुमार, बहुत अच्छे। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन कौन से होते हैं। तो अगर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बच्चे हम बात करेंगे तो इसमें कंडक्शन बिल्कुल एक मोड होता है, ठीक है, कन्वेक्शन भी बिल्कुल होता है, और साथ ही साथ रेडिएशन भी एक मोड बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिल्कुल होते हैं। लेकिन बच्चे अगर इसमें जो बी ऑप्शन गिवन है इंसुलेशन, यह कोई मोड ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसमें जो इंसुलेशन आपको गिवन है, यह इंसुलेशन कोई मोड ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बी पार्ट हो जाता है बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन के लिए बी पार्ट हमारा हो जाता है बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 कहने के लिए, लेकिन अपना होगा क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा मटेरियल सबसे खराब थर्मल इंसुलेटर है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से सबसे बेकार। वर्स्ट इंसुलेटिंग मटेरियल इज, ठीक है, जो गिवन है इनमें से बताना है, ऐसा नहीं कि इसका रट्टा ही मार के बैठ जाओ कि यही होता है सबसे बेकार। जो ऑप्शन आपके सामने गिवन है इसमें से आपको बताना है। इन द गिवन ऑप्शन, इन द गिवन ऑप्शन which one of the following, which one of the following, which one of the following is the one, is the worst insulating material, ठीक है। जो ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आपको इनमें से बताना है कि सबसे बेकार, ठीक है, सबसे खराब इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है, ठीक है। इन द गिवन ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट इंसुलेटिंग मटेरियल। ऑप्शन ए कहता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो होता है, ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो गिवन है इनमें सबसे बेकार इंसुलेटिंग मटेरियल है। ऑप्शन सी कहता है एयर, ऑप्शन बी कहता है फेदर्स, पंख, और ऑप्शन डी कहता है प्लास्टिक। ऑप्शन डी कहता है इसमें प्लास्टिक। ये सारे मटेरियल जो आपके सामने गिवन है, इनमें से आपको बताना है कि सबसे बेकार कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें सबसे बेकार इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है। बोलो भाई। चलिए बच्चे, तो बच्चे यहां पर एक चीज गिवन है एल्यूमिनियम, ठीक है, तो याद रखिएगा जो एल्यूमिनियम है ये क्या है, ये आता है मेटल्स में, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम की हम बात करेंगे तो एल्यूमिनियम आता है मेटल्स में, एल्यूमिनियम आता है मेटल्स में। तो बच्चे अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स हमेशा याद रखिएगा ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। एक चीज आपको एज ए कॉन्सेप्ट याद रखनी है, यहां पर क्या याद रखना है कि मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर ऑलवेज, मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल जो होते हैं ये हमेशा हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम हो गया आपका, सिल्वर आपका हो गया, ठीक है,
कॉपर आपका हो गया, अगर कॉपर की हम बात करें, आपका गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम कहता है, आयरन कहता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी मेटल्स की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और मेटल्स जो होते हैं ये हमेशा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स क्या होते हैं, इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखा देता हूं कि मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ये क्या होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। मेटल्स बोले तो हिंदी में धातु, उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ये उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे तो इसमें आपका आ जाता है, जैसे एल्यूमिनियम ही लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम आपका आ गया, ठीक है। और आपका हम सिल्वर की बात करते हैं, ठीक है, हम कॉपर की बात करें, ठीक है, और हम साथ में गोल्ड की बात करें, और इसके अलावा हम आयरन की बात कर सकते हैं, ठीक है, स्टील की हम बात कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल हम कभी भी इंसुलेटर की तरह नहीं करेंगे, इस चीज को दिमाग में बैठा लेना कि ये सभी क्या है, उष्मा के अच्छे सुचालक हैं, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल कभी भी, इनका इस्तेमाल, इनका इस्तेमाल हम कभी भी, हम कभी भी, ठीक है, किसकी तरह नहीं करेंगे, हम कभी भी इंसुलेटर की तरह नहीं करेंगे, हम कभी भी इंसुलेटर की तरह नहीं करेंगे। इनका इस्तेमाल हम कभी भी इंसुलेटर की तरह नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं ये होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, उसमें के अच्छे सुचालक होते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो इसमें आपका एल्यूमिनियम हो गया, इसमें आपका सिल्वर हो गया, इसमें आपका कॉपर हो गया, इसमें आपका गोल्ड हो गया, इसमें आपका आयरन हो गया, इसमें आपका स्टील हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, उसमें के अच्छे सुचालक हैं और इनका इस्तेमाल हम कभी भी इंसुलेटर की तरह नहीं करेंगे। अगर अपने क्वेश्चन पर हम आए तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, अगर अपने क्वेश्चन पर हम आए तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो ए पार्ट है यानी कि एल्यूमिनियम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा मटेरियल सबसे खराब थर्मल इंसुलेटर है, ठीक है, तो इसमें है हमारा कौन सा, एल्यूमिनियम बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ जाता है एल्यूमिनियम आंसर। चलिए, यहां तक अगर कुछ नोट करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बाकी बढ़ते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अरे बोलो, बोलो बच्चों, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड ये कर देते हैं, नेक्स्ट बिल्कुल नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छे थर्मल के माध्यम से हीट आसानी से स्थानांतरित होती है, ठीक है। एक अच्छे थर्मल के माध्यम से हीट आसानी से स्थानांतरित होती है, इंसुलेटर, कार्बोरेटर, कंडक्टर या कलेक्टर। ठीक है,
हीट कैन बी इजीली ट्रांसफर ड्यू टू ए गुड डैश। ठीक है, एक अच्छे थर्मल के माध्यम से हीट आसानी से स्थानांतरित होती है। ठीक है, हीट कैन बी इजीली ट्रांसफर, हीट कैन बी इजीली ट्रांसफर ड्यू टू ए गुड डैश। ठीक है, हीट कैन बी इजीली ट्रांसफर ड्यू टू ए गुड डैश। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है इंसुलेटर, ऑप्शन ए कहता है इंसुलेटर, ऑप्शन बी कहता है कार्बोरेटर, ठीक है, ऑप्शन सी कहता है कंडक्टर, और ऑप्शन डी कहता है कलेक्टर। ऑप्शन डी कहता है कलेक्टर। ठीक है, हीट कैन बी इजीली ट्रांसफर ड्यू टू ए गुड इंसुलेटर, कार्बोरेटर, कंडक्टर और कलेक्टर। बच्चे अभी तक का हमने जितना भी सब्जेक्ट पढ़ा है इसमें ना तो हमने कार्बोरेटर की बात की है यहाँ पर, ठीक है, ना ही हमने कलेक्टर की बात की है। अब बात आती है इंसुलेटर और कंडक्टर में। इंसुलेटर क्या करते हैं, इंसुलेटर हीट को रोक देते हैं और कंडक्टर उनके क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू ए गुड थर्मल कंडक्टर, ड्यू टू ए गुड थर्मल कंडक्टर, ड्यू टू ए गुड थर्मल कंडक्टर। ठीक है, तो यहां पर ना तो इंसुलेटर आंसर होगा, सही आंसर कौन सा होगा, कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर क्या करते हैं, ये तो हीट को रोक देते हैं, ये तो हीट को रोक देते हैं, ये तो हीट को रोक देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कंडक्टर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन आमतौर पर सबसे अच्छी हीट कंडक्टर होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following which of the following is generally a good conductor of heat, a good conductor of heat, गैसेस, बी कहता है मेटल, सी कहता है प्लास्टिक, और डी कहता है लिक्विड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ए गुड कंडक्टर, ऑप्शन ए इज गैसेस, बी मेटल्स, सी प्लास्टिक, और ऑप्शन डी कहता है लिक्विड मटेरियल, ऑप्शन डी कहता है लिक्विड मटेरियल, ऑप्शन डी कहता है लिक्विड मटेरियल। बोलो भाई कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अरे बोलो बच्चों, अभी बताया बस थोड़ी देर पहले ही। यार एक तो दोपहर के टाइम सोते बहुत हो तुम लोग, अभी थोड़ी देर पहले बोला है मैंने क्या आंसर होगा। ठीक है, अभी तो आंसर किया ना, तो टाइम से क्या करो। चलिए, बस थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है, ठीक है, और इसमें भी इतना टाइम लोगे तो भाई कैसे काम चलेगा यार। बोला था ना ये चीज नोट कर लो।
चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए मेटल्स हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बी पार्ट हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। ठीक है, मेटल्स के लिए एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। ठीक, इन्हें आगे चलकर रिलेट करेंगे। ये मेटल्स जो हैं आपको याद रखने हैं। रीजन क्या है कि ये कहीं ना कहीं पर फिर से लौट कर आएंगे, तब आपको इन सभी के नाम याद रखने होंगे। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और साथ में क्या है आपका, एक आयरन बताया मैंने इसमें, और एक आपको मैंने इसमें स्टील बताया। चलिए, तो बी पार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो यहां तक हमारे क्वेश्चंस की हो जाती है कहानी समाप्त। अब क्या करना है हम लोगों को, अब थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं और फिर करते हैं इस क्लास की समाप्ति। चलिए बच्चे, तो आज हम लोग क्या करना है, ठीक है, हम लोगों को आज कुछ आपके इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, इनके नाम याद रखने हैं कि इनके नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चे आज कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में हमें जानना है और इनके बारे में कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं वो भी हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या है आज की, इंसुलेटिंग मटेरियल। और अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसे सिंपल क्या लिखा जाएगा, या तो आपको सिंपल इंसुलेटिंग मटेरियल इस तरह से लिख देगा, या इंसुलेटिंग सामग्री, या रोधक सामग्री। ये वर्ड आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा वर्ड आपको मिलेगा क्या, इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग सामग्री, इंसुलेटिंग सामग्री। ठीक है, चलिए, तो बच्चे अगर इंसुलेटिंग मटेरियल की हम बात करेंगे तो इसमें पहला नाम याद रखना है आपको PUF, यानी कि पॉली यूरेथेन फॉर्म। ठीक है, तो पॉली यूरेथेन फॉर्म एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो PUF क्या है, एक पॉली यूरेथेन फॉर्म है, आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, PUF होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। PUF के बाद एक इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करते हैं जो आपका होता है फाइबर ग्लास। ठीक है, एक आपका है PUF यानी कि पॉली यूरेथेन फोम, और एक आपका होता है फाइबर ग्लास। ठीक है, इसके अलावा एक इंसुलेटिंग मटेरियल आपका होता है कॉर्क। ठीक है, कॉर्क के बारे में भी कुछ चीजें आपको याद रखनी है क्या। ठीक है, ये यहां से काफी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कॉर्क के लिए सबसे पहली लाइन जो आपको याद रखनी है क्या, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल। यह सबसे पुराना उपयोग किए जाने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, यह क्या है, सबसे पुराना, यह सबसे पुराना उपयोग किए जाने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल है। यह सबसे पुराना उपयोग किए जाने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल है। लेकिन अगर अब इसके कॉस्ट की हम कंपैरिजन करेंगे बाकी इंसुलेटिंग मटेरियल से, तो इसकी अच्छी खासी कॉस्ट आती है, यह महंगा होता है। ठीक है, अगर बाकी इंसुलेटिंग मटेरियल से हम इसकी, बिल्कुल, तो यह बाकी सबसे महंगा होता है, तो इसलिए अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है कि अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तीसरा, अगर इसकी डेंसिटी की बात करते हैं, अगर इसकी घनत्व की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल वह इंसुलेटिंग मटेरियल होगा जिसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व कम होता है। तो कॉर्क की अगर हम बात करेंगे, कॉर्क की जो डेंसिटी होती है ये कम होती है, और डेंसिटी इसकी कितनी होती है, 110 से लेकर 130 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी डेंसिटी होती है 110 से लेकर 130 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 110 से लेकर 130 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसके अलावा अगर मैकेनिकल रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो ये होता है 2.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ये 65 डिग्री सेल्सियस तक अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है, 65 डिग्री सेल्सियस तक ये अच्छे से काम कर पाते हैं। आपको मैंने एक पॉइंट बताया था ना कि टेम्परेचर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी होनी चाहिए और अपर लिमिट कितनी होनी चाहिए,
तो अगर कोर्क की हम बात करते हैं तो कोर्क जो है यह 65 डिग्री सेल्सियस तक बहुत अच्छे से काम करता है, इसके ऊपर ये सही से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर यही सारे पॉइंट अगर हम हिंदी में देखें तो हम बात कर रहे हैं बच्चे कोर्क की। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया कि यह सबसे पुराना इंसुलेटिंग सामग्री में से एक है, लेकिन अब इसकी लागत अन्य इंसुलेट सामग्री की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, अगर इसकी कॉस्ट कंपैरिजन हम करते हैं तो ये अब महंगा पड़ता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल अब कैसा हो गया है, सीमित हो गया है, यानी कि इसको अब ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। अगर इसके घनत्व की हम बात करते हैं तो ये होता है 110 से लेकर 130 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर यांत्रिक प्रतिरोध की बात करते हैं तो ये होता है 2.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और यह 65 डिग्री सेल्सियस तक बड़ा अच्छे से काम कर पाता है। ठीक है, इसके ऊपर ये सही से काम नहीं कर पाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कोर्क के लिए। तो इंसुलेटिंग मटेरियल में सबसे पहला मटेरियल हमने देखा पीयूएफ यानी कि पॉलीयूरेथेन फोम। दूसरा बच्चे हमने बात की फाइबर ग्लास की, और तीसरा हमने अभी तक बात की है कोर्क की। ठीक है, कोर्क की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पुराना जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ये कोर्क होता है, लेकिन अगर इसका आप खर्चा देखें इसे बनाने में तो ये ज्यादा आता है, इसलिए इसे अब ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अगर इसकी डेंसिटी की हम बात करते हैं तो 110 से लेकर 130 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक इसकी डेंसिटी होती है, और अगर इसके मैकेनिकल रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो ये होता है 2.2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लगभग 65 डिग्री सेल्सियस तक ये अच्छे से काम करता है, इसके ऊपर ये सही से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए तो एक बार यहां तक आ जाओ, फिर बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। इंग्लिश में चलिए, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके इंग्लिश में, और जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये चीज आपको सीधा पेपर के लिए तैयार रखनी है। वेरी गुड। चलिए इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ये होता है कैल्शियम सिलिकेट। एक है हमारे पास कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है ये होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 815 डिग्री सेल्सियस तक। ये होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 815 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसके अलावा एक मटेरियल हमारे पास है एक्सपेंडेड सिलिका और परलाइट। तो एक्सपेंडेड सिलिका और परलाइट के बारे में आपको याद रखना है कि ये क्या है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से है। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड यूज कर लेना प्राकृतिक, या तो सिंपल आपसे कहे सिलिका, या तो आपसे कहे सिलिका। ठीक है, यह बात करता है एक्सपेंडेड सिलिका और परलाइट। इट इज कंपोज्ड ऑफ नेचुरल और एक्सपेंडेड परलाइट और टू फॉर्म ए सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और लास्ट में आपका है फॉर्म्ड प्लास्टिक। तो कैल्शियम सिलिकेट सर्विस तापमान रेंज कवर करता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 815 डिग्री सेल्सियस तक। विस्तारित सिलिका या परलाइट, ठीक है, और एक आपका क्या है फॉर्म्ड प्लास्टिक। तो ये सारे मटेरियल आपको याद रखने हैं, और एक आपका होता है इंसुलेटिंग, ठीक है, इंसुलेटिंग सीमेंट, और एक आपका इसमें होता है रिफ्रैक्टरी फाइबर्स। तो ये सारे कुछ मटेरियल है आपके इंसुलेटिंग मटेरियल है जो आपको पेपर के लिए सीधा याद रखने हैं। बाकी के नाम याद रख लेना इतना जरूरी नहीं है। तो अगर क्वेश्चन के पूछे जाने की हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपके पूछे गए हैं पॉलीयूरेथेन फोम के बारे में, सीधा पूछता है कि ये क्या होता है, तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। कोर्क के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स आपसे पूछता है जो कि मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए। चलिए तो बच्चे अब देखते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में सीधे पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। चलिए तो सबसे पहला बच्चे, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में किस इंसुलेटिंग मटेरियल का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रबर जो होता है, रबर का यूज कभी भी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में एज एन इंसुलेटर नहीं किया जाता है। ठीक है, रबर का उपयोग
घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक इंसुलेट सामग्री के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए फिर क्या है, पॉलीस्टाइनिन एक सिंथेटिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन बहुलक है। ठीक है, जो पेट्रोकेमिकल्स में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीस्टाइरिन जो होता है, ठीक है, पॉलीस्टाइरिन जो होता है, पॉलीस्टाइरिन जो होता है यह कहाँ पाया जाता है? तो पॉलीस्टाइरिन पाया जाता है पेट्रोकेमिकल्स में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीस्टाइरिन कहां पर पाया जाता है? तो पॉलीस्टाइरिन पाया जाता है कहां पर? पेट्रोकेमिकल्स में। पॉलीस्टाइरिन कहां पर पाया जाता है? पॉलीस्टाइरिन पाया जाता है पेट्रोकेमिकल्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। सिलिका इज यूज्ड टू मेक द फाइबर ग्लास इंसुलेशन। ठीक है, सिलिका का उपयोग फाइबर ग्लास इंसुलेशन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइबर ग्लास इंसुलेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है फाइबर ग्लास इंसुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। सेलुलोज इज बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल देन फाइबर ग्लास। ठीक है, फाइबर ग्लास की तुलना में सेलुलोज बेहतर इंसुलेट सामग्री है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं सेलुलोज का और फाइबर ग्लास का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलुलोज में और फाइबर ग्लास में, इन दोनों में कौन सा एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होगा? तो सेलुलोज में और फाइबर ग्लास में अगर हम तुलना करते हैं तो इनमें से जो सेलुलोज होता है यह एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। चलिए फिर से देखिएगा एक बार एक एक पॉइंट। तो रबर का इस्तेमाल हम कभी भी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में नहीं करते हैं। पॉलीस्टाइरिन पेट्रोकेमिकल्स में पाया जाता है। सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है फाइबर ग्लास इंसुलेशन में, और सेलुलोज जो होता है यह फाइबर ग्लास से एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको सीधे याद रखने हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। चलिए तो यहां तक एक बार देखो। ठीक है, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बच्चे। ये क्वेश्चन पूछे जाता है कि इनमें से कौन सा रिन्यूएबल इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल इंसुलेटिंग मटेरियल है? तो कॉटन की हम बात करते हैं। कॉटन सभी जानते होंगे। ठीक है, कॉटन यानी कि कपास। तो कपास जो होता है यह एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कि रिन्यूएबल होता है। ठीक है, कपास एक अक्षय इंसुलेट सामग्री है। कोर्क की डेंसिटी मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो ये आपकी 110 से लेकर 130 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में होती है। और कहीं कहीं पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ ली जाती है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है। तो याद रखिएगा 120 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 120 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, कोक का घनत्व यानी कि कोक की डेंसिटी कितनी होती है? तो ये होती है 120 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कॉटन जो होता है, कपास जो होता है, यह एक रिन्यूएबल यानी कि अक्षय इंसुलेट सामग्री है। इसका इस्तेमाल हम फिर से कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, सिंपल जैसे मैंने कल एक एग्जांपल आपको बताया था कि अगर हम कंबल की बात करते हैं, रजाई की बात करते हैं, तो ये बोला भी जाता है कि रजाई कभी भी नीचे बिछाकर उस पर ना लेटें क्योंकि उसकी कॉटन कंप्रेस हो जाती है। कॉटन अगर कंप्रेस होगी तो उसके बीच से एयर निकल जाएगी। एयर निकल जाएगी तो यह एक अच्छे से इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर कॉटन को यानी कि कपास को डाला जाता है एक मशीन में, जो कि इसकी जो रुई होती है, जो कॉटन होती है, इसे फिर से कैसी कर देती है? फैला देती है। ठीक है, यानी कि इसके बीच में एयर वॉइड्स को बढ़ा देंगे। अब ज्यादा एयर आएगी और यह एक अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह फिर से काम करने लगेगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कॉटन जो होती है, कपास जो होती है, यह एक रिन्यूएबल इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करती है। ठीक है, कोर्क की डेंसिटी होती है, मैं आपको रेंज बता चुका हूं कि 110 से लेकर 130 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करता है तो 120 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। दूसरा मैं आपको बता ही चुका हूं कि कोर्क क्या है। कोर्क एक सबसे पुराना इस्तेमाल किए जाने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसकी कॉस्ट, इसकी लागत ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। कोर्क क्या है? कोर्क सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला, सबसे पुराना, ज्यादा नहीं बोलेंगे, सबसे पुराना
सबसे पुराना कोर्क सबसे पुराना इस्तेमाल किया जाने वाला आईएम यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन इसकी लागत ज्यादा आती है, इसलिए अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। चलिए, तो आज की क्लास को रखेंगे यहीं तक, ठीक है। यहां तक अगर किसी भी चीज में आपको कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, बाकी आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो कॉटन एक मटेरियल है जो कि रिन्यूएबल है, इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। कोर्क की डेंसिटी कितनी होती है ये आपको याद रखना है। कोर्क का इस्तेमाल अब ज्यादा नहीं करते हैं, सबसे पुराना है इंसुलेटिंग मटेरियल। रबर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कभी भी यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन जो मिलता है ये पेट्रोकेमिकल से मिलता है। सिलिका का इस्तेमाल फाइबर ग्लास इंसुलेशन के लिए किया जाता है, और सेलुलोज जो होता है यह फाइबर ग्लास से एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। चलिए, ठीक है, तो आज की क्लास को रखेंगे इतना ही। तो ये सारे पॉइंट्स एक बार कॉपी में अपनी नोट कर लेना, 2 से 3 बार पढ़ना, ये आपको याद हो जाएंगे। और बाकी अभी इसमें कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, ठीक है, वो डिस्कस हम करेंगे। तो ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल वाला जो पार्ट है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हमने स्टार्ट किया था फिर उसमें एक एक पार्ट को उठाएंगे, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को अपने को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो फिर रखते हैं आज के लिए इतना ही। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो फिर रखते हैं आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगली क्लास में, जो कि आपकी शायद अब होली के बाद ही होगी। तो बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करना, 3 से 4 दिन की छुट्टी होगी। ये नहीं है कि सिर्फ मनोरंजन में लगे रहो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। तो मुलाकात करते हैं फिर होली के बाद, ठीक है फिर।